हेलो स्टूडेंट्स, हम आज मोशन इन 2 डायमेंशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में और आने वाले कुछ लेक्चर्स तक मोशन इन 2 डायमेंशन में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी तक हमने मोशन चैप्टर में, अगर मैं कहूं काइनेमैटिक्स में तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, जो किया है वो हमने किया था मोशन इन 1 डायमेंशन, जहां पर हमारा वेलोसिटी का जो कंपोनेंट था वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में था, वेदर इट इज इन एक्स डायरेक्शन और इट इज इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैं आपको क्रिकेट के एग्जांपल से समझाऊं तो एक्स डायरेक्शन का मतलब है जैसे बैट्समैन ने स्ट्रेट शॉट लगाया और उस शॉट में उसको वर्टिकली कोई हाइट नहीं दी है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया है। ठीक है, जैसे क्रिकेट में 4 लगाया जाता है, चौका। ठीक है, तो सीधा सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दी है, ना कि वर्टिकल डायरेक्शन। या फिर अगर मैं ये बॉल लेकर खुद ही थ्रो करूं और खुद ही कैच कर लूं उसको, ठीक है, तो यानी मैंने बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया और वो खुद ही मैंने उसे कैच कर लिया। तो ऐसा मोशन जो सिर्फ या अलोंग एक्स एक्सिस या फिर सिर्फ अलोंग वाई एक्सिस था, उसको हम कहते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, लेकिन आज जिस मोशन की हम बात करने जा रहे हैं वो है मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन में आप किसी ऑब्जेक्ट को इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी देकर और हॉरिजॉन्टल के साथ या फिर वर्टिकल के साथ भी हो सकता है कुछ केसेस में, एक स्पेशल सर्टेन एंगल देकर थ्रो करें और फिर वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आप उसको मूव करने दें और फिर वो कुछ ऐसा डिस्टेंस, ऐसा कोई वो पाथ जो है उसको फॉलो करेगा। इस पर्टिकुलर टाइप के मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के रियल लाइफ एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जैसे एक फुटबॉलर बॉल को किक करता है और वो बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट करता है फुटबॉल को, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। बैट्समैन अगर ऐसे शॉट लगाए, 6 हिट करे, ठीक है, जिसमें वर्टिकल हाइट भी है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी है, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। या फिर जो कोई भी शूटर है, ठीक है, वो जब बुलेट फायर करता है, ठीक है, तो बुलेट फायर करता है और वो फिर वो बुलेट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी पाथ फॉलो करता है, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टारगेट को एम करना है, अगर मैंने सीधा उसी डायरेक्शन में एम लेकर हिट किया तो वो टारगेट को हिट नहीं करेगा बल्कि उससे थोड़ा नीचे चला जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण जो बुलेट है उसमें वो थोड़ा सा डाउनवर्ड आ जाएगा। ठीक है,
इसलिए अगर आपको यहां पर एम करना है तो हमको बुलेट को थोड़ा ऊपर से, जो हमारा एम है उससे थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा, ताकि जब वो उसमें डिप्रेशन होगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, वो हमारे टारगेट पर जाकर हिट करे। ठीक है, या फिर और आपको एग्जांपल दूं तो जैसे कोई वाटर टैंक है और वो वाटर टैंक लीक हुआ हुआ किसी पॉइंट से, तो उसमें से जो वाटर फ्लो हो रहा है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन का ही एक रूप है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कोई एरोप्लेन है, ठीक है, तो कोई प्लेन है और प्लेन से हमने सपोज ये टारगेट है और इस टारगेट पे हमने एक बॉम्ब गिराना है, तो वो पाथ फॉलो करेगा वो भी प्रोजेक्टाइल का ही एक प्रकार है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये प्रोजेक्टाइल मोशन की ये आप डेफिनेशन लिखिए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। तो ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी देकर और एक सर्टेन एंगल देकर, जिसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रैवल करता है और उसका साइमल्टेनियसली उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो भी चेंज होता रहता है थ्रू आउट इट्स जर्नी। अगर ये हम एंगल चेंज कर दें, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस वो चेंज हो जाएगा। सपोज ये पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल मोशन है किसी एंगल थीटा पर, अगर मैं थीटा की वैल्यू चेंज कर दूंगा तो ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। एंड ऑब्वियसली आप किसी चीज को बिल्कुल स्ट्रेट अप भी गिरा सकते हैं, ताकि वो सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस ही ट्रेवल करे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल ना करे। ठीक है, इन एनी केस the maximum horizontal distance traveled is called range। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। इन एनी केस मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज। Maximum vertical distance traveled is called maximum height। ठीक है, time taken to achieve maximum height is called, सपोज मैं मान लेता हूं कि ये स्मॉल टी टाइम में इसने मैक्सिमम हाइट अचीव कर ली, तो ये स्मॉल टी टाइम कहलाता है टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, एक चीज आपने और देखनी है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होती है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और वर्टिकल मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है, जब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा तो अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा तो -g, और जब मैक्सिमम हाइट लेकर वो फिर वो डाउनवर्ड्स आएगा, तब जो एक्सेलरेशन होगी
वो प्लस जी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जितना टाइम यहां से यहां पर आने में लेगा उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल जितना टाइम लेता है अपनी कंप्लीट जर्नी में, उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल टी। कैपिटल टी को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कैपिटल टी को कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, स्मॉल टी को कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इज कॉल्ड रेंज एंड मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, ठीक है। जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन अभी करने जा रहे हैं, ठीक है, तो हम इसके लिए कुछ डिफरेंट सेट ऑफ फॉर्मूलाज जो है हम सीखेंगे, उनको डिराइव करना भी देखेंगे, ठीक है। हमारे पास रेंज के लिए भी फॉर्मूला है, मैक्सिमम हाइट, रेंज को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, मैक्सिमम हाइट को कैपिटल एच से डिनोट किया जाता है। तो कैपिटल एच के लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास, स्मॉल टी और कैपिटल टी के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। लेकिन जो मेरा आज का लेक्चर है, जो मेरा आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, उसमें मैं आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील कराना चाहता हूं। मैं आपको चाहता हूं कि आप वो ही सेट ऑफ फॉर्मूलाज जो हमने मोशन इन 1D में यूज किए थे, ठीक है, याद है आपको वो फॉर्मूलाज? V इज इक्वल टू U प्लस GT, H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर एंड V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, ठीक है। तो वही जो फॉर्मूलाज हम वहां यूज करते आ रहे हैं, क्या हम उनकी हेल्प से प्रोजेक्टाइल मोशन की को सॉल्व कर सकते हैं, इसकी रेंज देख सकते हैं, मैक्सिमम हाइट देख सकते हैं? तो हाँ, हम वो कर सकते हैं। और हमारा जो आज का लेक्चर होगा उसमें मैं आपको कोई नया फॉर्मूला नहीं सिखाने वाला, उन्हीं फॉर्मूलाज को जो हमने मोशन इन 1D में यूज किए थे उनका यूज करते हुए आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको इनके लिए अलग से फॉर्मूला सीखने जरूरी है, ठीक है। मेरा आज का जो लेक्चर बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप घबराए ना कि ये कुछ नया आ गया है, ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ वो ही फॉर्मूलाज यूज करके प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए अलग से फॉर्मूलाज करवाऊंगा, ठीक है। तो ये आप डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं एक न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूं उन्हीं फॉर्मूलाज की हेल्प से जो हमने मोशन इन 1D में किए थे। तो ये मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूं। इस न्यूमेरिकल को करते हुए सबसे पहले मैं उन एजम्पशंस के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो हम थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन का जो चैप्टर है उसको करते हुए हम वो फॉलो करेंगे, क्योंकि इसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, फिर उसके पाथ को कंप्लीट होने देते हैं हम अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो जो फैक्टर स्मॉल g की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं उन सब फैक्टर्स को हम इग्नोर करते हुए चल रहे हैं। हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करते हुए चल रहे हैं। हम स्मॉल g की वैल्यू को ये मानकर चल रहे हैं कि वो कांस्टेंट है, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल में जब हमें एग्जामिनर बोलता है कि आप 10 ले सकते हो तो फिर हम 10 ले लेते हैं, वैसे 9.8 लेंगे।
लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि स्मॉल जी की ये वैल्यू अर्थ के सरफेस के ऊपर है। जैसे जैसे हम हाइट लेते जाएंगे अर्थ के सरफेस से आप ऊपर जाते जाओगे, स्मॉल जी की ये वैल्यू चेंज होती रहती है। लेकिन हम ये अजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि वो ज्यादा चेंज नहीं हो रही है और उसको हम कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं। स्मॉल जी की वैल्यू पर अर्थ की रोटेशन का भी प्रभाव पड़ता है। अर्थ की रोटेशन से भी वो वैल्यू चेंज होती है। ये चीजें आप आगे +1 में ग्रेविटेशन चैप्टर में डिटेल में समझेंगे, लेकिन हम उस फैक्टर को भी इग्नोर करते हुए चल रहे हैं। और वो अर्थ के कर्वेचर के साथ भी उस वैल्यू पर फर्क पड़ता है, अल्टीट्यूड के साथ फर्क पड़ता है। ये अर्थ है तो ये डिपेंड करता है कि आप अर्थ में यहां पर हो या यहां पर हो। ठीक है, तो स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती रहती है, लेकिन हम ये सब फैक्टर इग्नोर करते हुए इस चैप्टर को करेंगे और स्मॉल जी की वैल्यू को कांस्टेंट मानते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आज जो मैं न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं उसके लिए मैं रेंज के लिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कोई आपको नया फॉर्मूला सिखाए बिना न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा। हां, लेकिन ये करना जरूरी है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हम सिर्फ उन्हीं फॉर्मूलाज का यूज कर रहे हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, जो हम पढ़ के आ चुके हैं मोशन इन 1D में। तो ये एक हमें प्रोजेक्टाइल मोशन दिया हुआ है। इनिशियल जो आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो विद द हॉरिजॉन्टल 45 डिग्री है और इनिशियल वेलोसिटी है वो 10√2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, मैंने जानबूझकर ऐसी वैल्यूज ली हैं जिससे कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल सिंपल हो जाए। तो 10√2 मीटर पर सेकेंड वैल्यू लेकर मैं चल रहा हूं। अब ये जो वेलोसिटी है ये अलोंग, ना तो अलोंग एक्स एक्सिस है ना अलोंग वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही कंपोनेंट छुपे हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वेक्टर क्वांटिटी को अगर मैं कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेता हूं, ठीक है, तो ये मेरा कंपोनेंट हो गया ux और ये कंपोनेंट हो गया uy। अगर ये uy है तो ये वाला कंपोनेंट भी, ये क्या हो गया, ये भी uy ही हो गया। ठीक है, तो जब मैं ऐसे वेलोसिटी को कंपोनेंट में ब्रेक कर लूंगा तब मुझे ये पता लग जाएगा कि ux जो कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंज एंड uy वाला जो कंपोनेंट है वो हमें हाइट देगा। ठीक है, तो जब मैं इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लेता हूं तो ux किसके बराबर हो गया, u cos थीटा के, और uy किसके बराबर हो गया, u sin थीटा के। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी मैंने। तो u की वैल्यू 10√2 थी और cos 45 डिग्री आपको पता ही है 1/√2 होता है, तो ux 10 मीटर पर सेकंड आ गया। सिमिलरली sin 45 भी 1/√2 होता है, तो वो 10 मीटर पर सेकंड आ गया है। अब क्योंकि मैंने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया है, अब मैं एक्स एक्सिस के कंपोनेंट्स को अलग कर चल रहा हूं, वाई एक्सिस के कंपोनेंट को अलग करके चल रहा हूं। तो वही चीज मैंने अपनी इक्वेशन में रिफ्लेक्ट की है। v = u + at था, ठीक है, लेकिन मैंने इसके पैर में y लगा दिया है। ठीक है, टाइम आपका एक्सिस में नहीं, आप उसको डिवाइड करोगे। ठीक है, बाकी वेलोसिटी को हमने और एक्सेलरेशन को हमने अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया है। स्मॉल t टाइम में वो मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेता है। स्मॉल t टाइम में मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेता है और स्मॉल t टाइम
वो टाइम है जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था। इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू हम -g लेंगे, ठीक है। और क्योंकि हम हाइट निकालना चाहते हैं तो मैं रेंज वाला कंपोनेंट नहीं लूंगा, और मैंने uy लिया है, और uy इज इक्वल टू u sin थीटा के बराबर है, जिसकी वैल्यू मैं 10 निकाल चुका हूं। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, क्योंकि अगर यहां पर vy 0 नहीं होगा, इसका मतलब यह है कि अभी यह और ऊपर जा सकता है, लेकिन ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, यानी यहां पर इसके पास vy कंपोनेंट 0 हो चुका है। हाँ, इसके पास वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो है, क्योंकि ये आगे तो बढ़ रहा है लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। इसलिए यहां पर इस पॉइंट पर आकर इसके पास वेलोसिटी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो चुका है। तो स्मॉल t की वैल्यू यानी टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। कैपिटल T होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जितना समय ये नीचे से ऊपर जाने में लेगा उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में लेगा, तो कैपिटल T इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल t, और वो आ जाएगा आपके पास 2 सेकेंड, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट पर वर्टिकल डिस्टेंस निकालना हो तो इक्वेशन लगाई है मैंने, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्र, s इज इक्वल टू यू टी स्क्र प्लस हाफ ए टी स्क्र। कोई नई इक्वेशन नहीं है, ठीक है। ये y की वैल्यू चेंज होती जा रही है, ये y की वैल्यू चेंज होती जा रही है, और ये जब y की वैल्यू h के बराबर कब होगी, मैक्सिमम हाइट कब आएगी, वो टाइम मैं निकाल चुका हूं, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यहां पे मैंने वो टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पुट कर दिया, और y की वैल्यू कहां तक पहुंच गई है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई है, ठीक है। ये वैल्यूज पुट की, और ay आपको पता है -10 लेना है, ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिया है। और जब हम अपवर्ड जाएंगे, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएंगे, तो इसलिए माइनस का साइन आ गया। तो यहां से आपके पास h की वैल्यू आ गई है 5 मीटर। अब बात करते हैं रेंज की, ठीक है। रेंज के लिए किसी भी पॉइंट पर वो जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसके लिए मैंने इक्वेशन बनाई है x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्र, ठीक है। लेकिन जब ये टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T हो जाएगा, तो कैपिटल T क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी x कितना बढ़ चुका है, जितनी उसकी रेंज है, तो x को रिप्लेस कर दिया r से। मैंने आपको एक चीज और बताई है, प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में हम जितनी भी हमारी अजम्पशंस हैं वो लगाकर हम ये मानेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करेगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और ax की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कैपिटल T की वैल्यू 2 थी, ux की वैल्यू 10 है, और रेंज आ जाएगी आपके पास 20 मीटर, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए डिफरेंट सेट ऑफ फॉर्मूलाज करने जा रहे हैं। अगर आपको वो फॉर्मूला याद होगा तो आपको इतना सब कुछ नहीं करना, सिर्फ r के लिए एक हमारे पास जर्नलाइज फार्मूला, उसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर लेना है। h के लिए भी ऐसा ही है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर लेना है, इतनी लंबी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो वो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। दैट्स इट फॉर टुडे।